चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाले सेशन में। दोस्त आज अपन क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कर रहे हैं दोस्त? कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? देखो, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि कैश का फ्लो स्टेटमेंट बनाओ? उन्होंने कहा कि ये जो आपका कैश है ना, कैश, ये जो आपका कैश है ये फ्लो करता है। मैंने बोला कैसे? बोला या तो ये इनफ्लो करेगा, इनफ्लो का मतलब आपके पास पैसा आया होगा, या तो आपसे पैसा गया होगा। अब आप मेरे साथ ये सिचुएशंस देखना, आप मुझे बताना क्या ये सीरियसली पॉसिबल है कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इस एबीसी लिमिटेड ने ईयर 2025-26 में रिपोर्ट किया कि इनका जो प्रॉफिट है 100 करोड़। नाइस। लेकिन जब मैं इनका जाके कैश देखता हूं ना, आई मीन कैश का मतलब हो गया इनके पास कितना पैसा है अकाउंट्स में, बैंक में, तो वो दिखता है मुझे 10 करोड़ रुपए। क्या ये जायज है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे अगला बताना। एक कंपनी थी बेटा जिसका नाम था एबी लिमिटेड। जब मैंने उससे जाके देखा तो 2025-26 में उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। कितने का? 100 करोड़ का लॉस। 100 करोड़ का लॉस हो गया। आप इसको समझने के लिए जोमैटो को भी देख सकते हो। जोमैटो ने लास्ट ईयर 700 करोड़ का लॉस बुक किया था। लेकिन जब मैं उनके पास जाके कैश देखता हूं ना, क्या उनके पास कैश होना चाहिए, तो उनके पास उनके बैंक अकाउंट्स में 300 करोड़ रुपए पैसा पड़ा है। मतलब एक कंपनी जिसने लॉस बुक कर रखा है अपनी बुक्स में, उसके पास भी पैसा है। अब ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? सारी सिचुएशंस पॉसिबल है, सारी सिचुएशंस पॉसिबल है। फिर मैंने पता लगाया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कंपनी के पास पैसा, एक कंपनी के पास ना पैसा 3 तरीके से आता है और जाता है। मैंने बोला कौन कौन सा तरीका? कहते हैं पहला तरीका है कंपनी जो काम करती है। काम करने का मतलब कंपनी जो ऑपरेशंस करती है। अब आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि पी आनंद एकेडमी कोचिंग बिजनेस में है, तो वो जो आपको पढ़ाती है, आपसे जो फीस आएगी वो उसको क्या बोलेगी कि ये ऑपरेशंस का पैसा है। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए कई बार बहुत सारी चीजें खर्च भी करना पड़ता है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सब से पैसा जाता भी है। तो मैंने एक और चीज समझी कि इस कंपनी में ऑपरेशन से पैसा चला भी जाता है। अच्छा, कोई और तरीका इनके पास पैसा आने का या जाने का? बोरिंग्स। अच्छा, बोरिंग्स। अच्छा, एसेट्स, एसेट बेच देना। ओके, और कोई तरीका है पैसा आने जाने का? अच्छा, अभी जो आपसे मुझे बात पता चली, तो आपने कहा कि ये लोग बोरिंग्स कहते हैं। बोरिंग्स करने का मतलब हो गया मैं किसी से पैसा एज अ ओनर भी उधार ले सकता हूं कि भाई आप कंपनी के ओनर बन जाओ, कंपनी का इक्विटी ले लो, या अगर इक्विटी नहीं लेना तो पैसा उधार दे दो। तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोला? फाइनेंसिंग। अब आप ऐसे समझो, ऑल्दो की कंपनी ने लॉस बुक किया, लेकिन कंपनी के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए। इन्वेस्टर्स आए होंगे तो अपने साथ पैसा लाए होंगे, तो एक दूसरा तरीका हो गया कि कंपनी के पास फाइनेंसिंग से पैसा आता है। और कोई तीसरा तरीका है? एक और तरीका है, इसका नाम है इन्वेस्टिंग। कौन सा पैटर्न है? इन्वेस्टिंग। कंपनी ने मान लिया कुछ चीजें या कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी के पास रिटर्न्स आ गए। जैसे मैंने बहुत बड़ी एफडी ले रखी थी, एफडी का इंटरेस्ट आ गया, या मेरे पास कोई एसेट्स था, मैंने वो एसेट बेच दिया। डन? अभी समझा क्या? तो अभी मुझे 3 बातें समझ में आ गई कि कंपनी के पास इन तीनों तरीके से पैसा आ भी सकता है और इन तीनों तरीके से पैसा जा भी सकता है। बोलो, ये चीज समझ में आई? पक्का पक्का मैडम, ये समझ में आया? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि आखिर ये लोग कैश फ्लो में कैश किसको बोलते हैं? इनका कैश का क्या मतलब है? कैश और बैंक का बैलेंस। अब इसको लिखना है हमें कि यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। सर लिखो, ये लोग ना कैश किसको बोलते हैं? ये लोग कैश बोलते हैं वो जो आपके पास पड़ा है, कैश इन हैंड। ये लोग इसको कैश बोलते हैं कि ये क्या है? कैश। और जो पैसा आपने बैंक में जमा करा रखा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश एट बैंक। लेकिन ये डिमांड वाला होना चाहिए, डिपॉजिट वाला नहीं। डिमांड वाला मतलब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, डिमांड वाले का मतलब, अरे डिमांड वाले का मतलब मेरा पैसा जो बैंक में जमा है
और जिसको मैं बैंक से कभी भी जाके मांग सकता हूं कि भैया मेरा पैसा मुझे दे दो, तो जो पैसा मैंने मांग लिया वो भी पैसा किसका है, मेरा है। अच्छा मुझे बताओ ये दोनों कितने लिक्विड है, लिक्विड का मतलब कि कितने जल्दी ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो पैसा मेरे पास पड़ा वो तो मेरा ही है, वो तो कैश है, और जो पैसा बैंक में जमा है वो कितनी देर में लिक्विड हो सकता है। भाई अभी मैंने चेक लिखा, बैंक में जाके दिया, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया, या अगर मेरे पास एटीएम है, मैं गया एटीएम से उसको विड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों पैसे इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड है। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने, इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड, इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड है। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में इसका 6 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है, अभी वो भी बताएंगे। ठीक, चलो सर अगला। सर लेकिन एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरे कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बिल रिसीवेबल, ओके नाइस। और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मैडम आप कभी किसी मेले में घूमने गए? अरे यार ऐसे मत बोलो यार, गए होगे दिवाली वाली मेले पे। अपन जब कभी दिवाली मेले पे घूमने जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े झूले लगे होते हैं, लेकिन उनका कैश काउंटर कहीं और होता है। हम उस कैश काउंटर में जाते हैं, पैसे देते हैं, वो बदले में हमें क्या दे देता है? टिकट दे देता है, कूपन दे देता है, टिकट या कूपन। हम जब झूले वाले के पास जाते हैं हमसे क्या मांगता है? कि पैसे नहीं मांगता, वो क्या कहता है? हमें क्या दे दो, क्योंकि टिकट उसके लिए क्या है? कैश इक्विवेलेंट है, वो कैश नहीं है, वो कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन बिजनेस के टर्म में कैश इक्विवेलेंट किसको बोले? बिल रिसीवेबल, ओके। और देखो कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो कैश है नहीं लेकिन वो इमीडिएटली कन्वर्टेबल है। लेकिन अब यहां पे इमीडिएटली कितना इमीडिएट है? कितना इमीडिएट है? कितना होना चाहिए? लेस देन 3 मंथ, या तो 3 महीने हो या 3 महीने से कम हो। अब यहां पे कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से में लिखो बेटा? मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट। और 1 मिनट के लिए ना मैंने इस करंट इन्वेस्टमेंट को ना ब्लॉक में डाल दिया, आप भी इसको क्लाउड में डालना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्या बेटा? अच्छा अभी ना उस बच्चे ने कहा था कि बिल्स रिसीवेबल, भाई बिल्स रिसीवेबल नहीं होता, तो मैं यहां पे इसको लिख के काट देता हूं, कहीं आप लोग इसको ध्यान रखो, ये नहीं होता बेटा। ठीक, अच्छा अब सवाल है कि सर कौन कौन सा माना जाएगा, तो यहां पे लिख लो कन्वर्टेबल विद इन 3 मंथ्स और लेस, या 3 महीने से भी कम के समय में कन्वर्ट हो जाए, वो माना गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन? पक्का मैडम? अच्छा अभी मुझे बताना चेक इन हैंड क्या है? चेक इन हैंड क्या है? कैश है या कैश इक्विवेलेंट है? कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि जैसे ही मैं वो चेक बैंक में जाके दूंगा ना, बैंक दूसरे बैंक से कंफर्म करेगा, तो वहां पे टाइम लगेगा, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। डन? अच्छा अब आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने अपने हाथ उठा दिए बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिल ही खुश हो गया मेरा, मतलब मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं। आगे आपको पता है कि बैलेंस शीट के 2 साइड होती है। पहले 11th क्लास में आपने सीखा था हॉरिजॉन्टल वाला, लेकिन 12th क्लास में आपने कंपनी के केस में क्या सीख लिया? वर्टिकल वाला। उसमें पहला वाला क्या है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा वाला क्या है सर? एसेट। एसेट के 2 मेजर हेड है, पहला नॉन करंट एसेट और उसके बाद दूसरा करंट एसेट। क्या आपको करंट एसेट याद है? करंट एसेट में टोटल कितने माइनर हेड है? कितने हैं? 6 है या 7 है? टोटल कितने बेटा? टोटल कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। क्या आपको वो 6 के 6 याद है? भाई उसका नाम है CID, CSO। अब इसमें जो आपका ये C है ना, C, इसका क्या नाम है? क्या है बेटा? कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन इसमें ना एक और आ रहा है, सी आ रहा है क्या? इसका नाम क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर के लिए आप इन दोनों को क्या मानोगे? इन दोनों को क्या मानोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानोगे। देखो देखो देखो, आप मेरी बात सुनो। फॉर्मेट ने बोला कि सिर्फ ये वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन इस चैप्टर के लिए हम करंट इन्वेस्टमेंट को भी क्या मानेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब सवाल है कि ये चैप्टर आपको सिखाता क्या? सर ये चैप्टर आपको ऐसे सिखाता है, वो ना आपको 2 साल का यहां पे डिटेल दे देगा। अब ये मान लेते हैं ये है 2026, ये है 2025। क्वेश्चन क्या चाहे आपसे? वो क्या है, लास्ट ईयर आपका करंट इन्वेस्टमेंट 100 था, इस साल और लास्ट ईयर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 100 था, तो लास्ट ईयर टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 200। सर इस साल आपका करंट इन्वेस्टमेंट हो गया है 50 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया है 450। बोलो इस साल का कितना हो गया? 500। लास्ट ईयर का कितना था? 200। तो वो मेरे से इस चैप्टर में बस इतना सा जानना चाहता है कि आप मुझे इस 300 का क्या दे दो? एक्सप्लेनेशन दे दो। इस 300 का क्या दे दो? एक्सप्लेनेशन की 300 कहां से आए? बस इतना सा चैप्टर है, नहीं बता देंगे? अरे यार सोचो कि तुम्हारे पापा ने तुमको 100 रुपए दिए, शाम को तुम्हारे पास 70 रुपए बचे, तो तुमने 30 रुपए कहां खर्च किए? तुमने 30 रुपए कहां खर्च किए? पापा को बता नहीं दोगे? बस ऐसे ही कंपनी के केस में बता देना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? क्या पढ़ रहा है बेटा? क्या पढ़ रहा है? डन। बोलो समझ में आया क्या? आसान है। अच्छा अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे इस चैप्टर में पैसा 3 जगहों से आएगा और 3 जगहों से जाएगा, तो हम इसका पता लगा लेंगे। इसका मतलब एक और बात हो गई कि इस चैप्टर में मुझे आंसर दे रखा होगा, पहले से पता होगा कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो सही है कि गलत है। पक्का? ये क्वेश्चन कहां आता है? ये क्वेश्चन कहां आता है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके एग्जाम में कंफर्म कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। सर कोई प्रोबेबिलिटी है 80 या 20 की? नहीं सर, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। कैसे आएगा? 100%। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? 34th क्वेश्चन होगा। 34th मतलब आपके एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपके एग्जाम में भी आएगा लास्ट क्वेश्चन ये। डन? चले, अगर ये लगा लेगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। चले आओ सर। अब आपको ना मेरे साथ एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है, ठीक? उसके साइड में एक और ऐसा फॉर्मेट बनाना है। ये है पहला वर्किंग नोट। उसके बाद आपको एक और बनाना होगा, इसका नाम है दूसरा वर्किंग नोट। जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ बेटा। पहले ऐसा फॉर्मेट बनाओ। 2 पेज लगेंगे बेटा, पूरे 2 पेज लगेंगे। वर्किंग नोट आप तीसरे पेज में बनाओगे। हाँ मतलब 1 पेज, फिर उसके बाद पीछे वाला पेज छोड़ोगे, फिर 3rd पेज में आप ये वर्किंग नोट बनाओगे। ये भी छोड़ो, नेक्स्ट पे बनाओ वर्किंग नोट। ये बहुत बड़ा फॉर्मेट है ये। ओह वाओ सर यार, फाड़ दिया। अभी बताओ, इसको आजादी मिली भी नहीं, इसने फाड़ दी। थोड़ा सा किसको? कंटेंट को साइड कर दूं? ठीक है, कंटेंट साइड हो गया।
पहले पेज में आप ये वाला फॉर्मेट बनाओगे, ठीक, दूसरा पेज आप ब्लैंक छोड़ोगे, तीसरे पेज में आप वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 बनाओगे, ठीक। इतना सिंपल, एक बार में तो समझता नहीं है। तुम्हारा बर्थ डेट क्या है बेटा, एक ही दिन है तुम्हारा सिर्फ, मैडम आप पढ़ के आना, ठीक है, कि आज़ादी अपने को कैसे मिली थी, ठीक, अपने को जवाब देना है ना बहन को। क्या 1 में 1 वाले, अभी जैसे बनाया वैसे बनाओ ना यार, अच्छी बात नहीं हो। अरे यार मतलब, आओ सर अभी शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं बेटा। नहीं, नया पेंट हुआ है, नया पेंट हुआ है। लिखो सर, सबसे पहले लिखो सर। देखो मैं ना अलग अलग कलर का, आई मीन कलर्स का यूज करूंगा लिखते समय। बेटा वीडियो चल रहा है, नहीं तो अभी मैं दे देता है ना। अबे यार तेरी डैश, लिखो सर। हाँ बेटा मैंने नोट कर लिया दोनों। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले लिखा मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखा दोस्त? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखा दोस्त? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सवाल है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग कैसे होगी। लिखो सर, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, अरे वाह, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब सवाल है ये जो मुझे लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कहां से आएगा सर? ये आएगा वर्किंग नोट 1 से। कहां से आएगा? वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1 से, वर्किंग नोट 1 से। अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहां आ जाता हूं कि हम जिस साल के एंड में बना रहे हैं ना, उस साल का नाम है 31 मार्च 2026। ठीक, अभी आप इसको दिमाग में लेके रखना कि ये साल एंड हुआ है 31 मार्च 2026 को, और हम लोग उस ईयर के लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। चलो अब सबसे पहले वर्किंग नोट 1 पे आ जाते हैं। ये लिख लिया। अब वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले लिखो बेटा डिफरेंस ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है भाई? सरप्लस का मतलब होता है कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, कंपनी के केस में आजकल वो लोग क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था कंपनी ने, उसको बनाने के बाद, उसमें टैक्स पे करने के बाद, उसमें डिविडेंड देने के बाद, उसमें जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद अगर कोई पैसा बचा था कंपनी का, तो कंपनी उसको क्या बोलती है? सरप्लस। अभी समझा क्या? दोबारा समझते हैं। दोबारा आपने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा सा रिकॉल करना है तो 11th क्लास वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें आपका क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में आपने पे कर दिया टैक्स, जो पैसा बचा उसमें से आपने दे दिया डिविडेंड, जो पैसा बच गया डिविडेंड देने के बाद भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस। ये सरप्लस आपको कहां मिलेगा? ये सरप्लस आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में सरप्लस 2 सालों का दिया हुआ रहेगा। एक तो करंट ईयर का, जिस साल के लिए आप बना रहे हो, और एक प्रीवियस ईयर का। आपको कौन सा सरप्लस लेना है? डिफरेंस लेना है, सरप्लस नहीं लेना। आपको क्या लेना है? डिफरेंस। कौन से ईयर का लेना है? अगर डिफरेंस लेना है, किसको किससे डिफरेंट करना है? ओपनिंग को क्लोजिंग से या क्लोजिंग को ओपनिंग से? देखो ओपनिंग क्लोजिंग में आप कंफ्यूज रहते हो, इसीलिए मैंने यहां पे चेंज करके लिख दिया कि आप 26 वाले को लेस करोगे 25 में से। बोलो समझ में आया क्या? लिखो पहला, 1 मिनट
हेलो भैया नमस्ते। हाँ जी भैया। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो कब तक करवाएंगे? अच्छा। हम्म। सही बात है। हम्म। हम्म। हाँ जी हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ, ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया, मैं कहता हूँ भैया, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ। ओके भैया। हाँ जी सर, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, डिफरेंस ऑफ सरप्लस। आपको क्वेश्चन में करंट ईयर का भी दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर का भी दिया जाएगा। अभी आप ऐसे समझो, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि करंट ईयर में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। करंट ईयर में दिया हुआ है 5, ये आप इसको 5 लाख समझो या 5 करोड़ समझो, और प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 4, तो बताओ यहाँ पे कितना लेंगे? 1। बहुत बढ़िया। करंट ईयर में दिया है 5, प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे कितना लेंगे? बहुत बढ़िया यार। करंट ईयर में दिया है 0, प्रीवियस ईयर में दिया है 5, तो कितना लेंगे? -5। अभी समझे क्या? अब अगला, करंट ईयर में दिया है -5 और प्रीवियस ईयर में दिया है हमें 10, बोलो कितना लेंगे? पक्का? हाँ सर, अब इसको गलत मत करना, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, इसको हम कितना लेंगे? -15। अभी आप लोग समझ गए। दूसरा, दूसरा सर, अभी मुझे इसमें ना 4 चीजें ऐड करनी है बेटा। अब उसमें से पहली चीज है, आपको जब नेट प्रॉफिट हुआ था तो नेट प्रॉफिट में टैक्स पे करने के बाद आपने पैसा डिविडेंड बांटा था ना? अरे डिविडेंड बांटा था ना? कौन सा डिविडेंड था वो? अरे कौन सा डिविडेंड था? आओ सर लिखो यहां पे, इंटरम डिविडेंड पेड। लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा? इंटरम डिविडेंड कौन सा वाला? पेड। अभी मैडम ने पूछा कि ये क्या है, वो एक ऐसा डिविडेंड जो आपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले पे कर दिया था। मेरी INTERUIM, इंटरम डिविडेंड। अभी सुनो मेरी बात, अभी सुनो। RUIM, RUIM। ठीक, डन। अभी सुनो मेरी बात, अभी सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको ना डिविडेंड एडवांस में पे कर दिया। उनको ये बोला कि इस साल जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट से जो हमने डिविडेंड अभी पे कर दिया है बाद में सेटल कर देंगे। तो ये डिविडेंड जो साल के बीच में पे करते हैं, ये वो वाला डिविडेंड है। अब सवाल है कि साल के बीच में अगर हमने कोई डिविडेंड पे किया, इस बात का पता आपको कैसे चलेगा? क्या ये बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा? नहीं सर, ये बैलेंस शीट में नहीं होगा। ये कहां होगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा। कहां होगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन। डन। अगला, आपको इसमें वापस ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। अब प्रपोज डिविडेंड पेड कौन सा वाला लेना है सर? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? हम करंट ईयर में डिविडेंड को प्रपोज करते हैं और नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं। मैंने क्या बोला? हम लोग डिविडेंड को करंट ईयर में प्रपोज करते हैं और नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं। तो इस साल कौन सा पे किया होगा? जो प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया था, तो वो वाला। तो यहां पे क्या लेंगे सर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब 25। नहीं, ये बैलेंस शीट में नहीं होगा। ये भी कहां मिलेगा सर? ये भी हमें मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये भी लिख देता हूं बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये भी मिलेगा बेटा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में।
डन, बोलो इतना समझ में आया क्या? अगला थर्ड, ऐड, थर्ड ऐड करना क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपने नेट प्रॉफिट में टैक्स पे करने के बाद कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो आप उसको यहां पे भी लिखोगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कितना ट्रांसफर किया? भाई ऐसे पता चलेगा कि लास्ट ईयर आपका जनरल रिजर्व था 10 लाख का, इस साल आपका जनरल रिजर्व हो गया 12 लाख का, तो कितना ट्रांसफर किया आपने? 2 लाख। तो इसमें किसको किससे लेस करूं? प्रीवियस को करंट से या करंट को प्रीवियस से? बहुत बढ़िया, तो ये भी आएगा 26 माइनस 25। अभी तक 3 चीजें हमने ऐड कर दी। डन, बहुत ध्यान से सीखोगे तो पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। आज से एक क्लास रखी है सिर्फ फॉर्मेट के लिए मैंने। फोर्थ एंड लास्ट, अब फोर्थ एंड लास्ट में क्या लेना होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा और कहीं नहीं दिया हुआ है, तो कहां लिखेंगे? हम इसको यहीं पे लिखेंगे। कौन सा वाला? करंट ईयर वाला कि प्रीवियस ईयर वाला? करंट ईयर वाला। करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स हम इसमें ऐड कर देंगे। डन, बोलो समझ में आया क्या? अभी ध्यान देना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये टैक्स पेड नहीं है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। अभी आप मुझसे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो? सर पूछो तो। देखो हमने ये सारा काम 31 मार्च को कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। और 31 मार्च को जब हम अपनी बुक क्लोज करते हैं तो क्या उसका फाइनलाइजेशन उसी दिन हो जाता है? भाई 31 को तो बोला जाता है कि बुक बंद हुई, लेकिन बुक को सबमिट करने की इनकम टैक्स में लास्ट डेट कब तक है? 30 सितंबर। मतलब वो आपको 6 महीने का समय देता है कि 31 मार्च को जो आपने भी कुछ जो भी कर रखा है उसकी रिपोर्ट कब तक सबमिट करो? 30 सितंबर तक, 6 महीने का समय देता है। अब सवाल है क्या 31 मार्च को आपकी जेब से कोई पैसा जाता है टैक्स के नाम पे? नहीं, उस दिन तो बस प्रोविजन होता है। उस दिन क्या होता है? सिर्फ प्रोविजन। इसीलिए यहां पे मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स लिया। कौन सा वाला? करंट ईयर वाला। लेकिन 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 अब मैंने यहां पे लिखा और, बस इसके केस में लिखा है और। अगर आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहां पे दी हुई है? प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला हुआ है, तो उस केस में आप यहां कौन सा फिगर लिखोगे? इस बात का पता इससे चलेगा, वर्किंग नोट 2 से। किससे पता चलेगा? वर्किंग नोट 2 से। तो इसका मतलब बस फोर्थ प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए फिगर निकालने के लिए मुझे वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ रहा है। वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ रहा है किसके लिए? वर्किंग नोट 1 के प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। सर क्या नाम है इसका वर्किंग नोट 2 का? और वर्किंग नोट 2 का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा अभी मुझे सोच के बताना, प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कौन सा वाला? ओपनिंग वाला। ओपनिंग का मतलब 25 वाली फिगर यहां लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कौन सा वाला फिगर? क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग का मतलब 26 वाला फिगर यहां पे लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत 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 ध्यान से। नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी आने लगेगा बेटा। क्या बेटा? ओपनिंग का मतलब प्रीवियस यहां पे लिखा तो बेटा 25 और यहां पे लिखा 26। हाँ जी बेटा, आंसर पहले से दिया होगा। पहले बोलो इतना समझ में आया? आप मुझे बताओ ये वाला फिगर आपको कहां से मिलेगा? ये वाला फिगर कहां से मिलेगा? अरे बैलेंस शीट में मिलेगा ना दोस्त, बैलेंस शीट में मिलेगा। बोलो ये वाला फिगर आपको कहां से मिलेगा? अरे बैलेंस शीट में मिलेगा ना दोस्त। ओपनिंग वाला मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सवाल है एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा जाएगा? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो दो में से एक बात बोलेगा, दो में से
एक बात बोलेगा। पहली बात बोलेगा कि हमने इस साल कितना टैक्स पे किया, या वो बोलेगा हमने इस साल कितना टैक्स का प्रोविजन किया। अरे मेरी बात सुनो ना यार, मान लिया आपके पास ओपनिंग में 1 लाख था। कितना था? 1 लाख था, लेकिन क्लोजिंग में बढ़ के वो 1.5 लाख हो गया। कितना हो गया? तो बताओ इस साल कितने का प्रोविजन किया? 50,000 का। भाई मेरा ओपनिंग में प्रोविजन था 1 लाख का, क्लोजिंग में प्रोविजन हो गया 1.5 लाख का, तो इस साल आपने कितने का प्रोविजन किया टैक्स का? 50,000 का। तो सर ये वाली इंफॉर्मेशन वो आपको दे सकता है। मैं यहां पे लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है सर? इसका मतलब है प्रोविजन मेड। आपने कितना प्रोविजन किया, आपने कितना इस साल प्रोविजन किया। ये वाली इंफॉर्मेशन कहां दी होगी सर? ये वाली इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होगी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये वाली इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। डन। वापस बताता हूं, आपके पास ना ओपनिंग में प्रोविजन था टैक्स का। प्रोविजन का मतलब क्या होता है दोस्त? कि हमें कितना टैक्स पे करना है, इसका मैंने एडवांस में प्रोविजन कर लिया। इंडिया में वैसे भी एडवांस टैक्स का नियम है, तो मैंने 1 लाख का प्रोविजन बना रखा था। कितने का? लेकिन क्लोजिंग में पता चलता है कि टैक्स का प्रोविजन 1.5 लाख का हो गया। तो इसका मतलब आपने इस साल कितने का प्रोविजन बनाया? 50,000 का। तो 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 1.5 लाख। लेकिन क्या आपने इस साल कोई टैक्स पे किया है? अरे बताओ ना, किया है क्या? हाँ जी सर। अगर किया है तो उसको मैं यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब टैक्स पेड। आपने कितना इस बार टैक्स पे किया। सर ये कहां दिया जाएगा? सर ये भी आपको देंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। कहां देंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। बोलो समझ में आया क्या? चले गया? नहीं आया समझ दोस्त? चले, हो गया। अच्छा, अब यहां पे कौन सा फिगर जाएगा? यहां पे कौन सा फिगर जाएगा बताओ? यहां पे कौन सा फिगर जाएगा? यहां पे कौन सा फिगर जाएगा? उसको क्या चाहिए था? उसको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए या डी चाहिए? क्या चाहिए उसको? उसको बी चाहिए था, तो उसको यहां पे बी दे देंगे। बोलो समझा क्या? प्रोविजन कैसे निकाल सकते थे? कैसे निकाल सकते थे? डन। चलो अभी 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 इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। आप लोग आओ जरा एक ब्लैंक पेज पे। आप लोग आओ जरा एक ब्लैंक पेज पे। आगे जो फोर्थ वाले पेज पे, पहला दूसरा तीसरा छोड़ के फोर्थ पेज पे आओ। देखो आपको ना मैं देख रहा हूं बेटा बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं। यहां पे मैंने आपको दिया यहां पे मैंने आपको दिया 2026 2025। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। यहां पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। कहां पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स? नए वाले बैलेंस शीट में कौन से मेजर हेड और माइनर हेड में आएगा? क्या बात है भाई, वो आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि विद इन 1 ईयर पे करना होता है। अकेला लड़का पढ़ रहा है। इसके अंदर मैंने आपको दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? ये है 1 लाख, ये है 60,000। डन। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का। अब आपसे सवाल, अगर एग्जाम में बस इतना सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस इतना सा इंफॉर्मेशन नोट किया ये, तो मुझे बताओ कि हम अपने वर्किंग नोट 1 में प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना फिगर लिखे? 1 लाख या 60,000? 1 लाख। सबने बता दिया, सबको लगा 1 लाख, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर 1 लाख। तो सबको इसका मतलब ये वाली चीज तो समझ में आई। लेकिन अगर इसके साथ वो एक इंफॉर्मेशन और दे दे, यहां पे लिखे एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहां पे लिखा है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया
टैक्स पेड ₹25,000। अब बताओ वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 1 में प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना अमाउंट जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ 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 बताओ। $65,000 सौभाग्य, 65,000 शुभ, 65,000 आयुष। अरे बड़ा सिंपल है ना, वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं। अभी अभी तो सीखा है वर्किंग नोट 2। सब वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, कितनी देरी लगेगी? अब वर्किंग नोट 2 ने मुझे कहा कि आपको यहां पे लिखना होता है सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बोलो बैलेंस बीडी कितना? 60,000 बैलेंस बीडी। बोलो बैलेंस कैरिड डाउन कितना? बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1 लाख। बोलो यहां पे क्या दिया हुआ? टैक्स पेड का मतलब क्या है सर? टैक्स पेड का मतलब टू बैंक कितना? 25,000। अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है ये फोर्थ वाला फिगर। फोर्थ वाला फिगर का क्या नाम है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका नाम क्या था? प्रोविजन जो हमने बनाया। कितना आया सर? 125 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 125 में 60 जाएगा तो कितना? 65। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया 65 और ये 65 हमारा आंसर है जो वर्किंग नोट 1 में जाएगा। बोलो समझ में आ गया? अभी डाउट क्लियर हुआ? तुम यहां आते क्यों दोस्त? मैं तो बहुत पहले की मेहनत से घबरा गया हूं, बहुत पहले भी मेहनत की हुई थी। चले तो बना लेना, बनाता क्यों नहीं है तू? वेरी गुड। अब बाकियों को पढ़ने दो। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। अरे तो भाई कैसे भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक, चले अभी समझ में आया ये सबको? हाँ नेगेटिव फिगर आएगी। डन, चले क्या? पक्का पक्का सबको समझ में आ गया? डन, अभी चलते हैं आगे। अरे चले क्या? तो अब जब मैं इनका टोटल लगा दूंगा, अब जब मैं इनका टोटल लगा दूंगा, अब जब मैं इसका टोटल लगा दूंगा तो ये जो नीचे का फिगर आएगा ये क्या कहलाएगा? टोटल। टोटल टोटल कहलाएगा। वर्किंग नोट 1 का नाम है, ये जो हम लोग निकाल रहे थे ना बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग नोट का नाम वही है बेटा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये नीचे वाला फिगर आ गया मेरा, ये नीचे वाला मेरा फिगर आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब जैसे भूकंप आ गया, भूकंप से नुकसान, इंश्योरेंस क्लेम आ गया या इंश्योरेंस देना पड़ा, है ना, वो ना आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए मैंने बस यहाँ पे नाम लिखा लेकिन करवाया नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो आएगा। ठीक, तो अभी आप लोग फिलहाल इतना लिख लो। चलो तो सर मैंने ये वाला फिगर निकाल के यहाँ लिखा फर्स्ट वाले ब्लॉक में। कहाँ लिखा? फर्स्ट वाले ब्लॉक में। पहले बोलो इतना समझ में आ गया? अभी मैंने दिया आपको 1 मिनट का टाइम, जो भी मैंने लिखवाया मुझे वो आपसे सुनना है। अच्छा, अभी अगर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखने लग रहा है, भाई 11th में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, 12th क्लास में आपने फॉर्मेट एटलीस्ट याद किया, आप मुझे बताना आप लोग कहां आ गए हो? उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे आ गए हो? नेट प्रॉफिट पे आ गए। कहां पे आ गए? देखो कभी भी आपने 11th क्लास में नेट प्रॉफिट के आगे से बनाया ही नहीं है कि उसके बाद टैक्स देना होता है, पैसा बचा उसमें से डिविडेंड देना होता है, उसके बाद बचे हुए पैसे को एज अ सरप्लस रखना होता है। लेकिन मैंने सरप्लस में टैक्स ऐड कर दिया, डिविडेंड जो दिया था वो भी ऐड कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में जो ट्रांसफर किया था वो भी ऐड कर दिया। तो अभी हम 11th क्लास वाले नेट प्रॉफिट पे आ गए। ठीक, डन। अभी इसके ऊपर क्या होता है? नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस होते हैं भाई, सारे एक्सपेंसेस होते हैं। याद करो ना, नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो ना, नीचे नेट प्रॉफिट आता है, उसके ऊपर क्या होता है? सारा एक्सपेंसेस होता है।
याद करो ना, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नीचे नेट प्रॉफिट होता है, उसके बीच में सारा चीज क्या है, एक्सपेंसेस है। अब सवाल है मुझे उन एक्सपेंसेस को हटाना है जो ऑपरेशनल नहीं थे। जो ऑपरेशनल नहीं होने का मतलब, ये तो पागल हो गई है। ऑपरेशनल नहीं का मतलब, अरे आप ऐसे समझो कि यहां की इलेक्ट्रिसिटी क्या पी आनंद के खर्चों से घटनी चाहिए? हाँ घटनी चाहिए, लेकिन आपके लिए, मैं सोच रहा हूं आपके लिए कि आपको क्या नाम है और कैसे पढ़ाया जाए। इस चीज के लिए मैं रिसर्च करने के लिए युगांडा चला गया, 4 दिन की ट्रिप, वो भी किसी के साथ। क्या वो यहां पे खर्चा जायज होगा? तो ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग। मैंने बोला कि बच्चों को मैंने कुछ पिलाया है, कोल्ड ड्रिंक पिलाई है आज, है ना, मैंने कहा मास्टर भी तो कुछ पिएगा, मास्टर ने कुछ और ही पी लिया, क्या वो वाला खर्चा यहां पे डालना चाहिए? ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग। तो वो खर्चे जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए थे उसको अब हटाना पड़ेगा। अब आप सब सोचो वो कौन सा एक खर्चा है नॉन ऑपरेटिंग, जरा दिमाग लगाओ कि ये नॉन ऑपरेटिंग है। सर दिमाग तो लगाओ कि ये नॉन ऑपरेटिंग है। हाँ, जो ऊपर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, आपने भी लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऐसा खर्चा है जो नॉन ऑपरेटिव है। चैरिटी, ओके, क्या है चैरिटी? चैरिटी तो बिजनेस पर्पस से ही होता है ना। एडवर्टीजमेंट, अच्छा बंद कर दूं फिर। इंटरेस्ट का खर्चा, नाइस, इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिव, वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिव। आप पूछोगे कैसे, पूछो ना कैसे। अब देखो, अगर मुझे कोचिंग खोलनी थी तो मैं अपने पैसों से भी खोल सकता था। मैंने जानबूझ के बैंक से उधार पैसा लिया और फिर कोचिंग खोली और उनको जानबूझ के इंटरेस्ट पे किया, जानबूझ के अपने प्रॉफिट कम कर लिया, किसकी वजह से, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का खर्चा कौन सा है, वो ऑपरेटिंग नहीं है, वो कौन सा खर्चा है, फाइनेंसिंग है। कौन सा है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने बैंक से लिया और बैंक में से इंटरेस्ट लेता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने पैसों से कोचिंग खोलता, तब इंटरेस्ट नहीं जाता। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग। लिखो सर। तो वो सारे खर्चे जो हमने इसमें लेस कर रखे थे, अब टाइम आ गया उनको ऐड करने का, तो मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग। एंड अब हल्का सा यहां पे रुका, हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पे बात किसकी होगी, सिर्फ क्या कोई ऐसा खर्चा जो कैश में नहीं हुआ, क्या उससे मेरे कैश में कोई फर्क पड़ेगा? मतलब एक कैसा है जो कैश में हुआ ही नहीं है, क्या उससे कैश में कोई फर्क पड़ेगा? तो हमें वो सारे खर्चे भी हटाने हैं, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने एक खर्चा हटाया नॉन ऑपरेटिंग वाला, एक और खर्चा हटाना है, कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। लेकिन अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये सब क्या होने चाहिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। डन, चले गया। अच्छा सवाल है कितने तरीके के खर्चे होते हैं, कितने होते हैं ऐसे खर्चे, लिखो सर। डी आई एल आई पी, ये क्या बना, दिलीप। क्या बना, दिलीप। और दिलीप के साथ क्या आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो दिलीप एंड यू, ये खर्चे हैं, या ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, या फिर ये नॉन कैश आइटम है। कितने हैं सर, कौन कौन है इन खर्चों में, दिलीप है और तुम हो। दिलीप और तुम है, क्या है, दिलीप और, अच्छा अगला क्या, एग्जाम में ये सारे खर्चे आएंगे, इसमें से कोई एक खर्चा आएगा या कोई दो खर्चा आएगा, इससे ज्यादा खर्चे नहीं आएंगे, लेकिन अपने को फॉर्मेट में याद सारा करना पड़ेगा। बोलो डी स्टैंड फॉर, अरे डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड, अरे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आप इस खर्चों को यहां लिखोगे। आई स्टैंड फॉर, क्या बात है दोस्त, इंटरेस्ट। एल स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर, कोई भी अपना नाम नहीं लेगा, एल स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट
या फिर इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे बता, इसको खर्चा क्यों नहीं मान रहे हो? इसको खर्चा क्यों नहीं मान रहे? नहीं, बात रेगुलर की थी बेटा, ये नॉन ऑपरेटिंग है। मैं बिजनेस में नुकसान झेलूंगा ना। ये तुमने अपना कोई एसेट जानबूझ के 100 का खरीदा और 80 में बेच दिया और कहते हो 20 रुपए का तुम्हारा खर्चा हो गया, तो पी आनंद एकेडमी एसेट बेचने के लिए थोड़ी खुली हुई है। अभी समझा क्या? डन। तो ये भी आएगा सर। चलो सर, डी हो गया, आई हो गया, एल हो गया, दिल तो हो गया। आई, अगला वाला आई क्या है सर, बोलो, लिखो सर। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर, क्या बात है बेटा, तुमको कैसे पता बेटा, पढ़ रहे हो क्या तुम? चलो, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एंड पी स्टैंड फॉर क्या? अच्छा, लॉस भी ऐड कर दे, प्रॉफिट भी ऐड कर दे। हाँ, ये हुई ना बात। अगर लॉस ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट, तो यहां पे क्यों लिखूं? यहां तो सारे ऐड वाले आइटम है ना। बोलो पी क्या है सर? लिखो सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी, PRELIMINARY है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंड यू स्टैंड फॉर, क्या बात है लड़के, तुम भी पढ़ के आए हो क्या? अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये वो खर्चे थे बेटा, ये वो खर्चे थे या ये वो एक्सपेंसेस थे जो इधर नॉन ऑपरेटिंग थे या फिर नॉन कैश आइटम थे। इसीलिए हमने इनको वापस क्या कर दिया? ऐड कर दिया हमने इसको वापस नीचे। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग पता है क्या होता है अंडरराइटिंग? देखो जैसे ना हमने शेयर का चैप्टर पढ़ा ना। अरे मेरी बात तो सुना करो यार। अपन ने शेयर का चैप्टर पढ़ा, शेयर के चैप्टर में सेबी आ गया था। सेबी जिसने बोला था कि आपने जो शेयर्स इशू किए, अगर इशू का 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आपको हम इशू नहीं करने देंगे। तो ऐसे तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ अंडरराइटर्स को हायर कर लिया। बोला अंडरराइटर्स, मैं तुमको कमीशन दे रहे हैं अगर मेरा 90% से कम सब्सक्राइब हो ना, अगर मेरा 19% से कम सब्सक्राइब हो और आज लास्ट डेट हो, तो बाकी शेयर तुम लोग खरीद लेना। बाकी शेयर तो मैंने बैकअप प्लान में रखा है। तो वो लोग मेरे से क्या ले रहे हैं? पैसा। अब बताओ, क्या ये ऑपरेशनल खर्चा है? क्या ये ऑपरेशन का खर्चा है? नहीं सर, ये तो फाइनेंसिंग का खर्चा है। तो ऑपरेटिंग में क्यों ऐड कर रखा है? इसीलिए हमने उसको वापस ऐड कर दिया। तो क्यों लेस कर रखा हमने वापस ऐड कर दिया? बोलो समझ में आया क्या? बिजनेस शुरू करने से पहले का खर्चा। डन। चलो सर, अब लेस करना। अरे लेस क्या करना होगा? अरे लेस क्या करना होगा? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। सेम, लेकिन ये कौन से होंगे? ये इनकम होंगे। ये क्या होंगे? इनकम होंगे बेटा। ये क्या होगा? इनकम। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि दिलीप और तुम हो, तो बेटा तुम गलत हो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ दिलीप हो और तुम हो, तो वहां पे एक आदमी और था। क्या नाम? वहां पे एक आदमी और कौन था? क्योंकि दिलीप और तुमने मिलके कुछ ऐसा किया, दिलीप और तुमने मिलके कुछ ऐसा किया कि वहां पे आना पड़ा डॉक्टर को बेटा। किसको आना पड़ा? डॉक्टर को। डॉक्टर। और क्योंकि तुमने कुछ छोटा मोटा काम नहीं किया था, बहुत बड़ा काम किया था, गहरी खुदाई हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर डिग आए बेटा। कौन आए? डॉक्टर डिग। क्या नाम है इसका? डॉक्टर डिग। अच्छा, क्या डिग है वो खुदाई का डॉक्टर है? क्या तो आओ सर लिखो।
नहीं ऐसा नहीं है, ऑर्डर में याद नहीं करना बेटा, बस आपको सारी चीजें याद है, इसीलिए मैंने आपको दिलीप को और डॉक्टर दिक को तीनों को बुलाया हुआ है। अच्छा चलो सर, अब मुझे बताओ वो कौन कौन सी इनकम है जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखी हुई थी, जो आपको नहीं लिखनी थी, जो आपको मतलब क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब उससे आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं बढ़ाना था, अब उसको हटाओ, बोलो कौन कौन सी इनकम होगी। डी स्टैंड फॉर, मैडम मैंने एकेडमी किस लिए खोली है? आपसे पैसा कमाने के लिए ना, लेकिन आपका पैसा मैंने रिलायंस के शेयर में डाल दिया और रिलायंस के शेयर से मुझे क्या आ गया? डिविडेंड। तो क्या डिविडेंड के लिए खोला हुआ था? ये बंद करो, हटाओ। तो यहां पे क्या आएगा? डी स्टैंड फॉर डिविडेंड। आर स्टैंड फॉर, क्या बात है बेटा, तुमको कैसे पता? तुम भी शुभ के साथ बैठने लगे हो। रेंटल इनकम। बोलो अगला वाला डी का मतलब, अगला वाला डी का मतलब, उसका आंसर ऊपर छुपा है बेटा, डिक्रीज इन। बहुत बढ़िया बेटा, जैसे ऊपर आया था ना इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसके अपोजिट नीचे आ जाएगा क्या? डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डन। आई स्टैंड फॉर, वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट। अभी ऊपर चलते हैं और नीचे चलते हैं बेटा, ऊपर भी इंटरेस्ट आया है, देखो एक इंटरेस्ट यहां पे भी आया, ये इंटरेस्ट यहां पे भी आया। ऊपर वाला इंटरेस्ट कौन सा है? जो हमने पे किया है। ये कौन सा है? या तो पेड है या पेबल है, या तो पेड किया हुआ है या पे करेंगे। नीचे वाला कौन सा है? रिसीव्ड या रिसीवेबल। चैंपियन हो गए। बोलो जी स्टैंड फॉर, बेटा वेरी गुड बेटा, जी स्टैंड फॉर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। बोलो समझ में आया कि जाने दिया बेटा? बोलो समझ में आया कि जाने दिया? चलो सर, अगर आप मेरे साथ इतना काम कर दोगे ना दोस्त, क्या? हाँ मैं टिक लगाता हूं बेटा, तुमको फील नहीं होगा ना? देखा भी हुआ? दानिया लिखो। ये क्या नाम है? सौभाग्य में भाई, सौभाग्य। अभी अपनी फैमिली से कहना है ना, कल मुझे डिनर पे इनवाइट कर ले यार, ठीक है? कल मैं शाम को 8 बजे बाद खाली हूँ, ठीक है? तो इनवाइट कर ले हैं। आओ सर, अब इन सब का हम टोटल लगा देंगे। जब हम इन सब का टोटल लगा देंगे तो नीचे क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। लिखो, उसके बाद उसका मतलब बताता हूं। आप लिखो, उसके बाद मतलब बताता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आप मुझे बताओ कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मतलब हमारे बिजनेस में वो वाला पैसा जो हमने किस लिए रखा हुआ है? डे टू डे ऑपरेशन के लिए। वो पैसा जो हमने रखा हुआ है, या हमने किसी से पैसा लिया हुआ है या हमने पैसा किसी को दिया हुआ है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? अरे इसमें कौन कौन लोग आते हैं? वर्किंग कैपिटल में कौन कौन से लोग आए भाई? वर्किंग कैपिटल में आया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। कौन कौन आए? सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अपने को ऐड करना है और अपने को लेस करना है। क्या ऐड और क्या लेस करना है? बोलो। वर्किंग कैपिटल। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैश के ऊपर होना चाहिए कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के बढ़ने घटने से आपके कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी ऐसे लास्ट ईयर 2025 और 26, लास्ट ईयर जो आपका डेटर था ना, डेटर वो 1 रुपए का था या 1 करोड़ का था, 1 लाख का था, लेकिन इस साल वो 1.5 का हो गया। बोलो पैसा आया या गया? पैसा आया कि गया? पैसा चला गया। अब आपको क्या ये कैसे हो रहा है सर?
अच्छा अगला देखते हैं सर, क्रेडिटर। लास्ट ईयर आपका क्रेडिटर था 1, इस बार क्रेडिटर हो गया 1.5, पैसा आया या गया। देखो बिजनेस के टर्म्स में देखोगे ना तो डेटर बढ़ रहा है, मेरे लिए फायदा है भाई। पहले एक बच्चा पढ़ता था, फिर 2 बच्चे पढ़ने लगे, पहले बच्चे की फीस भी बकाया थी, दूसरे बच्चे की फीस भी बकाया, ये दोनों बकाया होता है। लेकिन अगर कैश के सेंस में देखोगे ना तो डेटर का बढ़ना कैश नहीं लाता। लेकिन अगर मान लेते लास्ट ईयर डेटर 1 था, अब ये 0 हो गया, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि मुझे डेटर से 1 लाख रुपए लेने थे कब, 2025 में, लेकिन 2026 में कितना आया है, 0, मतलब मैंने वो 1 लाख रुपए ले लिए। तो इसका मतलब अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो कैश चला जाएगा। मतलब बताओ ऐड किसको करूं, इंक्रीज इन करंट एसेट या डिक्रीज इन करंट एसेट। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बोला, डिक्रीज बेटा। तो मैंने यहां पे ऐड किया डिक्रीज इन करंट एसेट। तो बोलो लेस किसको करूं, इंक्रीज इन करंट एसेट। अच्छा इसका अपोजिट करना हो तो क्या करूं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और नीचे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसको समझ के रखोगे ना, परेशान नहीं होना इसके लिए ना, एक आध 2 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। मैंने इसको यहां लिख दिया, मैंने इसको यहां लिख दिया। संबित मेरे भाई वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन याद हो रहा है ना बेटा, फोकस करेगा तो आज के आज याद हो जाएगा। एक बार अगर फॉर्मेट याद हो गया ना तो फिर सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, लेकिन अगर बेस फॉर्मेट ही याद नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बार बार परेशान रहेंगे, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा। उसके बाद सब अपनी अपनी जगह जाएंगे और तुम घर चले जाओगे। तो आज फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना। चलो सर, अच्छा जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब अगली चीज सुनो, मैं ना आपको इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उसका नाम है रेशो। हमने ना 11th क्लास में सीखा था कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट। अभी हमने क्या सीख लिया कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। सर ये कैसे पता चला, अरे अभी आपने ऊपर लिखा ना, ये देखो क्या लिखा आपने तो लिखा, ये देखो क्या लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या लिखा। अच्छा ऊपर आपने क्या लिखा था, सर आपने यहां ऊपर लिखा था नेट प्रॉफिट, ये देखो आपने लिखा था, मैंने थोड़ी लिखा था। इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट में मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट कर दूं तो हम लोग कहां जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आते हैं। कहां जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो समझ में आया क्या भाई। आपके रेशो के चैप्टर में 3 रेशो निकलवाता है वो, एक रेशो निकलवाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर वो निकलवाता है नेट प्रॉफिट रेशो, और उसके बाद वो निकलवाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। उस समय बच्चे समझने में मुश्किल करते हैं कि सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अभी आपने समझ लिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। चलो सर, लेकिन जब मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2 एडजस्टमेंट और कर दी, किस चीज की, कैश की, कि कैश आया या गया। अगर मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है तो कैश जा रहा है, माइनस कर दो। लेकिन अगर मेरा करंट एसेट कम हो रहा है, मतलब कम इसलिए हुआ कि डेटर ने पैसे दे दिए होंगे। अब आप ऐसे समझो, जैसे मान लिया मैंने परवंश को मैं पिछले अप्रैल से पढ़ा रहा हूं, अभी तक इसने फीस नहीं दी है, तो इसके दे दिए, आंख बंद निकाल, दे दिए, फुल पूरे साल की फीस ने दे रखी। ठीक, एग्जाम्पल में परवंश ने अभी तक कोई फीस नहीं दी है। बताओ परवंश को मैं अपनी बुक में कहां लिखूंगा, मैं अपनी बैलेंस शीट में परवंश को कहां लिखूंगा, डेटर में। कहां लिखूंगा डेटर, ब्रैकेट में परवंश। लेकिन जो पीछे बैठा है शुभ ने पूरे साल की फीस दे दी है, बताओ शुभ को कहां लिखूंगा, घंटा कहीं लिखूंगा, उसको अपन कहीं नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने मुझे क्या दे दिया है, कैश, और कैश कहां चला जाएगा, कैश के कॉलम में। तो इसका मतलब अगर शुभ पूरी फीस दे देता है तो उसके पैसे कहां लिखे, कैश में। पेवंश ने जो मुझसे पढ़ रहा है लेकिन पैसे नहीं दिए, तो उसके पैसे को मैंने डेटर के कॉलम में लिखा। बोलो समझ में आया, उसने पैसे दे दिए ना शुभ ने। अभी मैं पैसों की बात कर रहा हूं, ठीक। बोलो समझ में आया क्या, शुभ के पैसे कहां लिखे हुए, कैश में, और पेवंश के पैसे कहां लिखे हुए, डेटर में। लेकिन अगर अगर पेवंश मुझे कल फीस ला के दे देगा तो मेरा डेटर क्या हो जाएगा, 0, और उसके पैसे कहां चले जाएंगे, कैश में। तो यही हुआ यहां पे कि अगर मेरा डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। बोलो समझ में आया क्या, पक्का। अब लायबिलिटी की बात करते हैं, करंट लायबिलिटी की बात। बेटा किसकी बात कर रहा हूं, ओह वाह, करंट लायबिलिटी की। मैंने किसी से 2 महीने के लिए पैसा उधार लिया हुआ था, 1 लाख। कितना लिया हुआ था, 1 लाख। लेकिन अभी बढ़ के वो 3 लाख हो गया, तो मतलब मैंने पैसा उससे और लिया ना उधार,
पैसा और लिया, इसका मतलब करंट लायबिलिटी का बढ़ना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना कैश लेके आता है, करंट लायबिलिटी का बढ़ना कैश लेके आता है, करंट एसेट का बढ़ना कैश को ले जाता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी आप लोग स्टेज पे आ नहीं रहे हो। चलो सर बोलो, अगर मैं इसको कर दूंगा तो अब क्या आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम, कहां से पैसा पैदा हुआ, अरे पैसा कहां से जनरेट हुआ, कहां से पैदा हुआ, कैश जनरेटेड फ्रॉम, क्या बात है बेटा, ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैंने ना इनकम टैक्स को या आर या भारत सरकार को ये निकाल के दिखा दिया कि देखो आप मेरे से लड़ रहे थे ना, पूछ रहे थे ना, आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि तुम्हारा प्रॉफिट तो नेगेटिव है, तुम्हारा प्रॉफिट तो नेगेटिव है, तो तुम्हारा पास पैसा कहां से आया, तो ये देख, सॉरी ये देखो पैसा मैंने कहां से जनरेट किया है, पैसा कहां से जनरेट किया है, ऑपरेशन से। क्योंकि ऑल्दो मेरा प्रॉफिट कम है या ऑल्दो मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन पैसा यहां से जनरेट हुआ और ऐसे जनरेट हुआ। हो सकता है किसी पुराने डेटर ने पैसा दिया होगा इसलिए पैसा आया, किसी पुराने डेटर ने पैसा दे दिया होगा। बोलो समझ में आया क्या। अब इसमें बस एक लास्ट चीज रहेगी, क्या करना है सर, लेस, क्या करना है दोस्त, लेस करना है। लेस क्या, लेस करना है सर हमें टैक्स पेड। बोलो कौन से वाला आएगा यहाँ पे, बोलो सर कौन सा वाला आएगा टैक्स पेड, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। अच्छा प्रोसेस नहीं कर रहे अब आप लोग। आप देखो यहां पे आपने प्रोविजन कौन सी ईयर का लिखा था, करंट ईयर का, तो टैक्स पेड यहां पे कौन सी ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का। कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर बोले तो 2025। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो पेड कहां से निकालेंगे सर, पेड इस अकाउंट से निकालेंगे। कौन सा वाला फिगर लेना पड़ेगा हमें, उस केस में हमें ये वाला फिगर लेना पड़ेगा बेटा। टैक्स पेड कितना है, बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो ना समझ में आया क्या, पक्का पक्का। अगर ये सब करने के बाद, अगर ये सब करने के बाद आपका आंसर, आपका आंसर जो भी आ रहा है आप उसको एक बार यहां लिखोगे और दूसरी बार आप उसको यहां लिखोगे, अब आएगा वो बाहर वाले कॉलम में। अब वो कहां आएगा, बाहर वाले कॉलम में। और अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश फ्लो। क्या बोलेंगे, कैश फ्लो। देखो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं कैश फ्लो फ्रॉम। अगर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, अगर आंसर पॉजिटिव है। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन। क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो समझ आया कि जाने दिया, बोलो समझ आया कि जाने दिया। अब इसको एक बार हम लोग वैसे देख लेते हैं सिंगल इमेज में। ये रहा सर, बोलो सर समझ आया क्या। अब एक बार आप इसको याद करो, आ रहा हूं मैं आपके पास। चलो नालायक बच्चों, अब कंटिन्यूएशन में जैसे आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब आपको बनाना है मेरे साथ। अच्छा ऐसा नहीं कर ले कि ऑपरेटिंग के बाद फाइनेंसिंग बना ले सीधा, नहीं सर, हमें ऑपरेटिंग के बाद क्या बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कंटिन्यूएशन में बनाना है, यस सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, देखो जो आपको बैलेंस शीट में जो एसेट वाला कॉलम होता है ना, वो भी कौन सा वाला एसेट, नॉन करंट एसेट। कौन सा एसेट, वो सारा का सारा इन्वेस्टिंग है, वो सारा का सारा। देखो मुझे पढ़ाना ही तो था आपको और आपको पढ़ना था, तो ये पढ़ना पढ़ाना तो कहीं पे भी हो सकता था, ये पढ़ना और पढ़ाना तो कहीं पे भी हो सकता था। एसी लगाने की क्या जरूरत थी, चेयर्स लेने की क्या जरूरत थी, ये बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, ये सब क्या है, इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग में पैसा जाता है, इन्वेस्टिंग में पैसा जाता है। लेकिन कई बार यही इन्वेस्टिंग आपको रिटर्न भी दे देता है, यही इन्वेस्टिंग आपको रिटर्न। कई बार इन्वेस्टमेंट बस इस तरीके का नहीं होता जो आपको दिखता है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट। कई बार मैं आपकी एडवांस फीस को किसी शेयर्स में भी डाल देता हूं, ठीक है, तो वहां से जो इन्वेस्टमेंट हुआ वहां से रिटर्न्स भी आते हैं। और जो मेरे पास फिजिकल एसेट है, कई बार ये खराब होते हैं तो मैं इनको बेच भी देता हूं, तो उनसे बेचने से भी मेरे पास पैसा आता है। तो अभी समझा क्या, अभी बोलो समझा क्या। तो इन्वेस्टिंग का मतलब नॉन करंट एसेट में जितनी चीजें होती है ना, उनका आना और जाना होता है। मैडम ऐसे बैठो, दीवार गिर जाएगी।
हाँ गिर जाएगी दीवार। चलो सर लिखो सर, लिखो सर सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओहो मैंने अपना फिक्स एसेट बेच दिया, उससे क्या आएगा मेरे पास, उससे क्या आएगा पैसा। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहे हो सर, मैं ऐड कर रहा हूं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, लेकिन कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट लेना है, कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट, करंट या नॉन करंट या दोनों, कौन सा लेना है, करंट नॉन करंट या दोनों। वेरी गुड बेटा, ओनली नॉन करंट, ओनली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि इन्वेस्टमेंट बिक गया, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा। अरे बड़ा सिंपल है ना, प्रीवियस ईयर इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, कम हो जाएगा, इस साल वो 1 लाख से कम होकर 50,000 हो गया, 40,000 हो गया, इसका मतलब हमने बचा हुआ बेच दिया। आगे लिखो सर वापस से, लेस, आपने इसे ऐड किया, अब कर देंगे लेस। जैसे आपने एसेट बेचा और बेचने से पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट बेचा और बेचने से पैसा आ गया, अगर आप इन्हीं दोनों चीजों को खरीदोगे तो पैसा चला जाएगा, तो लेस कर देते हैं। परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट, पैसा चला गया। ऐसे ही हम और क्या परचेज कर सकते हैं बेटा, क्या बात है बेटा, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट, अरे कौन सा इन्वेस्टमेंट परचेज करना है, ओनली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बोलो समझ आया कि जाने दिया, अरे बोलो समझ आया कि जाने दिया, जाने दिया, अभी मैडम जाने दिया, नहीं जाने मत दे मैडम, जाने दिया। बोलो इसमें एक चीज और आएगी, वो क्या होगी, बस एक चीज और, क्या बात है, ये नीचे बेटा, और कोई एक चीज और आएगी, तुम बताओ, तुम तो पढ़ के आए हो, तुम्हारा स्कूल तो तुम्हें पढ़ा चुका, टेस्ट भी लेने वाला है, बिना पढ़ाई ले लेता है तुम्हारा स्कूल, है कैपिटल। वेरी गुड बेटा, और कोई, प्रोविजन फॉर, क्या बात है, और कोई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और कोई, लिखो सर ऐड। आपने जो ये सारा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है ना, और अगर उससे आपको कुछ रिटर्न आएगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, हाँ क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, अब वो कौन सी एक्टिविटी थी, डिविडेंड रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, इसीलिए मैंने उसको ऑपरेटिंग से निकाल के इन्वेस्टिंग में ऐड कर दिया। देखो ऑपरेटिंग में जाके लेस किया ना ऊपर, हम यहां पे उसको ऐड कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और बताओ एक चीज और रिसीव होगी क्या, क्या बात है बेटा, एंड रेंट रिसीव्ड। तुमको इतना कैसे पता बेटा, डन, चले सर, क्या डेट, तो कहां लिखा मैंने डेट, हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ पे डेट भी आता है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी आता है, तुम बदमाश आदमी हो क्या कि हम तुमसे पैसा उधार भी लेंगे और साले उधार पे ब्याज भी लेंगे, वाह, तुम सोचते नहीं ना बोलने से पहले, बिल्कुल भी नहीं सोचते ना, ओके चले,
अब इन सबको हम यहां पे ऐड, बस अपन यहां लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे और ये क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, या अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन, क्या लिखें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोलो सर समझ आ गया कि जाने दिया? बेटा अभी तक हमने दो चीजें सीख ली, पहला ऑपरेटिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। बोलो आसान था? एक बार सर आप देख लो इस पूरे को, और दिया मैंने आपको 1 मिनट का टाइम, जल्दी से याद करके दे दो सब कुछ। चलो आप बहुत पास आ गए हो कैश फ्लो को खत्म करने के। ये जितना बड़ा कैश फ्लो हमने बनाया था ना, एक बार और उतनी बड़ी लाइन खींच लो। और देखो साथ साथ ना आप याद भी करते रहे ना, क्योंकि ये फॉर्मेट बनाने के बाद मैं आपसे सुनूंगा, जो सुना देगा उसके साथ हम घर चले जाएंगे। चलो सर बताओ अगली कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अभी देखो ना, अभी सुनो ना मेरी बात यार, आपको ना एक बात समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब वो पैसा जो मैंने बिजनेस या ऑपरेशन करके कमाया, और उसमें से हमने देखा कि कितना कैश में आया या कितना गया, उसको हमने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, की एसेट्स के खरीदने या बेचने से या उन एसेट को किसी और को दे देने से हमने उस पर कितना इंटरेस्ट वगैरह कमाया, उससे कितना पैसा आया या गया। मैं बात पैसों की कर रहा हूं, इनकम की नहीं। हम लोग यहाँ कैश फ्लो में सिर्फ कैश का फ्लो देखते हैं, इनकम का नहीं। अगर जो पैसा रिसीव हुआ, मैंने देखो इसलिए ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड अर्न नहीं। अगर मान लिया मैंने इस साल 1 लाख का डिविडेंड अर्न कर लिया तो मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिविडेंड रिसीव्ड, तभी तो कैश का पता चलेगा। अच्छा अब हम लास्ट आए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब आपके पास पैसा आया होगा अगर आपने बिजनेस के लिए पैसा फाइनेंस किया है। फाइनेंस का मतलब आपने किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया या किसी लेंडर से पैसा लिया, दो लोगों से पैसा लिया, या इन दोनों का पैसा आपने रिटर्न किया होगा तो पैसा गया होगा। ठीक, चलो सर शुरू करते हैं, चलो सर शुरू करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताओ सबसे पहले पैसा कहां से आएगा? अभी अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना शेयर कैपिटल का चैप्टर, तो आपके पास शेयर्स में पैसा कब आता है? जब आप लोग इक्विटी शेयर इशू करते हो या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हो। डन, लिखो सर, लिखो सर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर स्लैश किया मैंने प्रेफरेंस शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स। अब मुझे बताना कि यहां पे कौन सा पैसा ले। अगर मैंने 1 लाख रुपए वाले शेयर्स, आप यहां पे लिखोगे, पहले सुन लेना, तब मैंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट 10 ईच। बोलो कितना पैसा लेंगे? वेरी गुड बेटा, तो हम कितना लेंगे? आंसर आता है 10 लाख। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में मैंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट 10 + 2 ईच, तो बोलो यहां पे कितना लेंगे? या 12 लाख। अब देखो फिर आप ना कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर देते हो। हम लोग यहां पे क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अपने को कंसर्न किससे है? सिर्फ और सिर्फ कैश से, कि पैसा कितना आया। बोलो पैसा कितना आया होगा? 12 लाख ना, तो हम यहां पे कितना लेंगे? 12 लाख रुपए। कितना लेंगे? 12 लाख। अब आप इस बात को याद रखो, इसीलिए आप यहां पे लिखोगे क्या? पार प्लस प्रीमियम। हम यहां पे दोनों चीजें लेते हैं, पार प्लस प्रीमियम दोनों लेते हैं।
डन। बोलो समझ में आया क्या? वैष्णवी दीदी समझ में आ रहा है क्या? डन। चलो अगला। और पैसा कहां से आएगा? ये जो पैसा आया किसका पैसा है? ओनर का। ओनर मतलब इन्वेस्टर। और मुझे पता है कि बिजनेस में पैसा एक जगह से और आता है, कहां से? लेंडर से ना। अरे आप लोग अगर मेरे साथ बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो आपको पता है ना पैसा दो जगह से आता है, डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी। अभी जो पैसा है वो किससे आया है? अरे अभी जो पैसा है किससे आया है? इक्विटी से। और दूसरा पैसा कहां से आएगा? डेट से। डेट में लिखो बेटा, ऐड करो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ। क्या इशू करे? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ऐड करो बेटा, जो हमें डिबेंचर से पैसा आ गया। बोलो डिबेंचर वाला क्या लेना है? पार लेना है, प्रीमियम लेना है, दोनों लेना है? अबे थोड़ा जोर लगा के बोलो ना, पार प्रीमियम या दोनों? हाँ यहां पे भी दोनों लेते हैं बेटा, पार प्लस प्रीमियम। पार प्लस प्रीमियम। अगला भैया ये लोग कौन है? अरे ये लोग कौन है सर? ये लोग डेट है, ये लोग डेट है। अगला बोलो क्या ऐड करूं? और भी कहीं से पैसा आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम। वेरी गुड बेटा, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब अगर आपने कोई बैंक लोन्स वगैरह लिया है। अच्छा क्या यहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आएगी? पक्का? सोच लो आएगी सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगला बोलो और भी कहीं से पैसा आएगा? अरे सोच ले एक बार, या हो गया सारा? और भी कहीं से पैसा आएगा? एक लास्ट जगह से पैसा और आएगा, बोलो कहां से? हैं? क्या बोला ये? ओ प्रोसीड्स फ्रॉम बोल के लग जाता है, लिखो सर। अच्छा आप लोग एक जानते हैं, एक वर्ड होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। वो क्या होता है? बैंक आपको एक फैसिलिटी दे देता है कि ये रहा अकाउंट में 25 लाख, लेकिन हम आप पे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप उससे जितना पैसा निकालोगे इंटरेस्ट बस उसी पे लेंगे। तो मुझे बताओ अगर मैंने उसमें से कोई भी पैसा नहीं निकाला तो मेरा बैंक ओडी कितना आएगा? 0। अजीब आदमी है यार, अजीब आदमी है तुम। लेकिन अगर मैंने उसमें से 1 लाख निकाल लिया तो बैंक ओडी कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? अच्छा ये माइनस 1 लाख बोलूं या उसको लायबिलिटी साइड लिख दूं? एक ही बात है। मैंने लायबिलिटी में 1 लाख लिख दिया, इसका मतलब वो माइनस 1 लाख ही है। तो लिखो सर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो ना सर। तो सर 4 तरीकों से मुझे पैसा आ गया, 4 तरीकों से मुझे पैसा आ गया। अरे बोलो ना सर, समझ में आया क्या? अभी याद रखना, 4 तरीकों से पैसा आ गया भाई, 4 तरीकों से पैसा आ गया। लेकिन पता इंक्रीज इन बैंक ओडी, भाई आपने बैंक से जाके ओडी ले ली, ओडी लिमिट होती है, ओडी लिमिट होती है। वो ऐसा है कि आपने किसी के साथ दोस्ती कर ली और वो बहुत पैसे वाला आदमी, उसने बोला जब जितना चाहिए बता दियो भाई, तो दोस्ती कर रखी है ना, अभी कोई लायबिलिटी थोड़ी है। लायबिलिटी कब आएगी? जब पैसा लेंगे। तो लिमिट लेना इज जस्ट लाइक दोस्ती कर रखी है, लिमिट कब आएगी? जब वो इंक्रीज हो जाएगी। चलो सर समझ में आया क्या? अब लेस करना है बेटा, इन्हीं 4 जगहों से पैसा आएगा और कुछ जगहों से पैसा जाएगा। लिखो सर लेस। लेस। बोलो पैसा कहां कहां से जाएगा? पहला आपने पहले पैसा किससे लिया था? प्रोसीड्स फ्रॉम। अरे प्रोसीड्स फ्रॉम किससे हुआ था? इक्विटी से ना, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी। क्या हम लोग कभी भी इक्विटी का पैसा लौटाते हैं? कभी भी नहीं लौटाते। हम लोग इक्विटी का पैसा कभी भी नहीं लौटाते। लेकिन आपके क्या नाम है, कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है जहां पे कहता है कि आप पैसा लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उनको बाय बैक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बाय बैक का मतलब भी लौटाना होता है, लेकिन ये एक प्रोविजन है। लिख दो सर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। पैसा यहां से चला गया। हाँ जी बेटा, लेकिन प्रेफरेंस को ना हम लोग फॉर्मली लॉ में प्रोविजन है कि आप उनका पैसा लौटा सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ
रिडम्पशन ऑफ, अरे बोलो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो यहाँ पे कौन सा पैसा देंगे, पार वाला प्रीमियम वाला, दोनों। अरे जब लिया दोनों था तो लौटाएंगे भी दोनों, पार प्लस प्रीमियम। अच्छा और बताओ किसका पैसा लौटाए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैडम थक गए, फॉर्मेट में ही थक गए। ओ वाओ, कैसे मैडम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट उसके लिए भी आगे कराएंगे, पहले इतना लिखो बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा लेकिन फोर्थ है सर रीपेमेंट ऑफ, बोलो रीपेमेंट किसका होगा, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब आप देखो इन चारों में पैसा लौटाया ही जा रहा है, लेकिन बस नाम अलग अलग रख दिया। इक्विटी के लौटाने को बायबैक बोला, प्रेफरेंस और डिविडेंड के लौटाने को हमने रिडम्पशन बोला, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के पैसे को लौटाने को हमने रीपेमेंट बोला। डन। बोलो और भी किसी का पैसा लौटाना है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा कैसे लौटा सकते हैं भाई, अगर मान लिया हमने उसमें से पैसा निकाल लिया 1 लाख, उसके बाद 20,000 रुपए जमा करा दिए, तो बोलो अब मेरी लिमिट कितनी की बची होगी, 80,000 की बस। तो इसका मतलब 20,000 रुपए लौटाना मतलब उसको कम करना, क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन, लेस करो बेटा, लेस, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो समझ आया कि जाने दे रहे हो, अबे समझ आ, बस आप लोग की हवा ऐसा लग रहा है कि टाइट हो चुकी है इतनी जल्दी। मैंने 8:30 तक का टाइम लिया था यार आपसे, अभी 7:14 हुए बस। अच्छा 8:15 हो गए क्या, कोई बात नहीं बेटा। बोलो इतना समझ में आया पहले। अच्छा अब आप मुझे बताना, जैसे इन्वेस्टमेंट में आपके पास, जैसे इन्वेस्टमेंट में आपके पास डिविडेंड से पैसा आता है, इंटरेस्ट से पैसा आता है, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा जाता है क्या भाई। आपने जिससे इक्विटी के नाम पे पैसा लिया है, प्रेफरेंस के नाम पे पैसा लिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स के नाम पे पैसा लिया है, डिवेंचर के नाम पे पैसा लिया, उनको अब हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा क्या भाई साहब, इंटरेस्ट लिखो सर, लेस, लिखो सर लेस। हेलो हाँ जी सर, सर अभी क्लास चल रही है। हाँ हाँ जी सर 8:30 तक है। ओके ओके सर, लिखो सर, लिखो 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 लिखो, डिविडेंड पेड, अभी तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। बोलो समझ आया कि जाने दिया, पक्का समझ आया कि जाने दिया, डन सर। अब यहां पे ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं यहां पे टोटल लगा दूंगा, एक बार मैं यहां लिखूंगा, एक बार यहां लिखूंगा। बोलो नीचे क्या लिखूंगा, अरे एनर्जी आ गई है ना, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन। बोलो समझ आया कि जाने दिया, भाई 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 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 15 मिनट का और बचा है। अभी 15 मिनट का और बचा है। बेटा अभी 15 मिनट का और बचा है। मुझे पता है आप लोग 6 बजे से बैठे हुए हो, लेकिन आपका अभी भी और पढ़ने का मन है ना, आपको बोलना है हाँ, ठीक है, आपको बोलना है हाँ।
ये मम्मी के लिए, मम्मी के लिए। बेटा आप लोग 6 बजे से पढ़ रहे हो और आप अभी 1 घंटा और पढ़ सकते हो ना? अरे यार तुम, हाँ मैं पिज्जा पार्टी दूंगा, ठीक है, मैं पिज्जा पार्टी दूंगा बस। हाँ हाँ हाँ, बस आपको कहना है कि सर अभी हम और पढ़ सकते हैं, ठीक। पक्का। मैं आपको 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, बोलो हाँ। और अभी पढ़ते हुए 8:15 हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 2 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि 15 मिनट का कंसेप्ट और बचा हुआ है। आप लोग रेडी हो ना पढ़ने के लिए? बहुत बढ़िया, ठीक हो गया, चलो सर। अच्छा अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो मेरे साथ, मेरे साथ अब एक चीज देखो, अभी मेरे साथ एक चीज देखो यार, अरे मेरे साथ देखो। अब यार तुम सुनते नहीं, बात तो सुन बेटा। आप ऐसे समझो कि बैचलर पार्टी हो चुकी है, हल्दी लग चुकी है, मेहंदी लग चुकी है, बारात आ चुकी है, सब लोग खाना खा के जा चुके हैं, अब बस सिंदूर डलना है। अबे सिंदूर डलेगी तभी तो लड़की रह जाएगी, बस सिंदूर डालना बाकी है, वरना सब वेस्ट हो जाएगा। और तुमको पता है असली मजा कब आएगा? आओ अभी देखो, अभी आपने देखो, अब थोड़ा सीरियस, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सीख लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या निकला आपका? अरे बेटा प्लीज प्लीज, आपकी अरे सुनो ना मेरी बात। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने क्या निकाला? आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और आपने उसको बाहर लिखा। बेटा मैं इसको बोल रहा हूं, ये आया 1, ठीक, ये कितना आया 1। उसके बाद आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपका क्या निकला? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं मानता हूं कि ये वाला ना नेगेटिव आ गया, ये आ गया -2, ठीक, बस एक एग्जांपल लिया। उसके बाद आपने क्या बनाया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाया ना बेटा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या आया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा ये मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिव का आ रहा है, बेटा ये पॉजिटिव का आ रहा है 10, ये पॉजिटिव का आ रहा है 10। जरा इन सबको जोड़ या घटा करके बताना कि आंसर कितना आ रहा है। बोलो सर जल्दी बोलो, कितना आया है? 9 आया है ना? तो 9 पॉजिटिव फिगर है कि नेगेटिव फिगर है? पॉजिटिव फिगर है ना? अरे बोलो 9 क्या है बेटा? पॉजिटिव फिगर है ना? आप फिर इस वाले लाइन में एक लाइन खींचोगे और नीचे लिखोगे, और आप नीचे लिखोगे क्या? नेट अगर पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? नेट इंक्रीज इन, नेट इंक्रीज इन। या अगर नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे? नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। ये नेट इंक्रीज अगर पॉजिटिव है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो आप लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। नहीं इसके बाद कुछ नहीं बेटा, उसके बाद आप यहां पे ही लिख दोगे, आ गया जितना भी आंसर। कितना आया हमारा? 9, तो मैंने यहां पे लिख दिया 9, यहां पे लिख दिया मैंने 9। अब बस लास्ट बेटा, इसके बाद हम यहां पे ऐड करेंगे। अरे ऐड करेंगे क्या? आपको मैंने इस क्वेश्चन की शुरुआत में बताया था ना कि हम जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वो हमें क्या देगा? अरे बोलो ना, वो हमें यहां पे देगा ना कि पिछले साल का हमारा कैश कितना आया था। अरे बोलो कैश कितना आया था? 200। कितना आया था? तो पिछले साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 200। आप इसको यहां पे लिखोगे, कैश सॉरी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरे ओपनिंग मतलब कौन सा वाला? 25 वाला कि 26 वाला? 25 वाला। आपने यहां पे लिख दिया, यहां पे इसको ऐड कर दिया। मान लेते हैं कि वो आ रहा है 1, तो जब आप 9 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये 10 आपका आंसर आना चाहिए। आंसर आने का मतलब ये क्या होना चाहिए? टोटल तो हो गया, ये होना क्या चाहिए? ये क्या होना चाहिए? 10 क्या होना चाहिए?
ना 10 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा आप लोग बहुत क्लोज हो, सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब ये कौन सा वाला आना चाहिए, 26 वाला। लेकिन ये 26 वाला आया कैसे, पता है ये क्या है? अब देखो हमने जो एग्जांपल लिया था, सुनो ना मेरी बात, हमारे एग्जांपल में ओपनिंग वाला कितना था, 200। देखो ना हमारे एग्जांपल में ओपनिंग वाला कितना था बेटा, कितना ओपनिंग वाला, ये 200 है। लेकिन हमारा क्लोजिंग कितना है, 500। ये 500 कैसे आना चाहिए सर, ये 500 कैसे आना चाहिए, जब यहाँ पे नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, 300। मतलब ये दोनों ऐड करके मेरा ये आंसर आना चाहिए 500। तो जब मैं बैलेंस शीट में जाके देखूंगा कि वहां भी 500 और मेरा भी 500 आ गया, मतलब मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। बोलो समझ में आया क्या, पक्का पक्का। ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है। आई होप आप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अब जो मुझे ये सब सुना देगा वो जा सकता है बेटा। थैंक यू सो मच।